शिखर और रवि शुभचिंतक के बनाए प्लान के तहत बबीता को विशाल के पास नकली इंफॉर्मेशन लेकर भेज देते हैं। साथ ही शुभचिंतक के आदमी उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां बबीता के माँ बाप को कैद करके रखा होता है। बबीता विशाल के बंगले पर पहुंच जाती है। बबीता शिखर और रवि को मैसेज करके बताती है कि वो इस वक्त विशाल के बंगले के बाहर खड़ी है और अंदर जाने वाली है। मैसेज करने के बाद बबीता सीधा विशाल के बंगले के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही बबीता बड़े हॉल में आ जाती है, जिसके बीच में लगे सोफे पर बैठा विशाल उसका इंतजार कर रहा होता है। बबीता, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ बैठो, विशाल ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बबीता से कहा। बबीता ने कुछ नहीं कहा और उसके सोफे पर आकर बैठ गई। बबीता की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बबीता ये सोच रही थी कि कैसे जल्द से जल्द विशाल से छुटकारा मिल जाए और उसके माँ बाप को महफूज बचा ले। विशाल ने बबीता की ओर देखा और एक अकड़ू अंदाज में कहा, तो क्या लोगे तुम, चाय या कॉफी? विशाल की बात सुनकर बबीता को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बकवास है, ये इन्फॉर्मेशन लो और जाने दो मेरे माँ बाप को। बबीता पेन ड्राइव निकालकर सामने पड़ी टेबल पर रख देती है। ये बात समझने वाली थी कि बबीता ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। विशाल के बंगले में विशाल के साथ बिताया एक एक पल बबीता की घबराहट को और बढ़ा रहे थे। इस बात का फायदा विशाल उठा रहा था और बबीता की घबराहट का इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए कर रहा था। कुछ देर तक यूं ही बबीता को सताने के बाद विशाल ने वो पेन ड्राइव उठाकर अपने लैपटॉप में लगाई। विशाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके मुताबिक न सिर्फ उसने शिखर से बदला लिया था, बल्कि शिखर को आगाज भी कर दिया था। विशाल के लिए सिर्फ पेन ड्राइव नहीं थी, बल्कि वो पेन ड्राइव उसकी जीत का ऐलान करती एक ट्रॉफी से कम नहीं थी। विशाल पेन ड्राइव उठाकर उसे निहारने लगा। तभी बबीता बोली, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया है, मेरे माँ बाबा को जाने दो विशाल। विशाल ने बबीता की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, सब्र करो थोड़ा, पहले मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। विशाल की बात सुनकर बबीता डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर असली इंफॉर्मेशन नहीं थी और विशाल ये चीज देखते ही पकड़ लेगा और उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बबीता मन ही मन सोच रही होती है कि पेन ड्राइव के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन किसी तरह असली बन जाए, क्योंकि अगर विशाल को पता लगता है कि इंफॉर्मेशन असली नहीं थी तो विशाल सबके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता था। विशाल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाता है तो देखता है कि इंफॉर्मेशन को लोड होने में कुछ देर लग रही थी। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन धीरे धीरे लोड हो रही थी, विशाल के बगल में बैठी बबीता का मन बैठा जा रहा था। बबीता चुपके से अपना फोन निकालती है और शिखर को मैसेज कर देती है कि विशाल पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन देख रहा था और उसे समझ आने लग गया है कि बबीता ने उसे गलत इंफॉर्मेशन दी थी। शिखर और रवि विशाल के बंगले से कुछ ही दूर खड़े थे। बबीता का मैसेज मिलते ही शिखर शुभचिंतक के आदमियों को उस जगह के अंदर जाकर बबीता के माँ बाप को रेस्क्यू करने के लिए कहता है और यह भी बताता है कि शिखर और रवि बंगले के अंदर जा रहे थे। बबीता अब खतरे में हो सकती थी। शिखर का मैसेज मिलते ही शुभचिंतक के आदमी उस जगह धावा बोल देते हैं। विशाल ने तो जगह बहुत ही खुफिया चूज करी थी, पर वो ये नहीं जानता था कि शुभचिंतक की पहुंच कहां तक है। इंफॉर्मेशन लोड होने के बाद विशाल ने इंफॉर्मेशन को देखना शुरू कर दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद विशाल के चेहरे के हाव भाव गुस्से में बदलने लगे और बबीता समझ गई थी कि विशाल को समझ आने लग गया था कि इंफॉर्मेशन गलत है और शिखर की सौंपने से जुड़ी हुई तो बिल्कुल नहीं थी। लैपटॉप को साइड रखते ही विशाल ने दहाड़ते हुए कहा, यह क्या बकवास है, ये कैसी इंफॉर्मेशन है, क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? अब मैं और सहन नहीं करूंगा, अब देखना मैं क्या करता हूं, अपने माँ बाप को अलविदा कह दो। ये कहते ही विशाल अपना फोन निकालता है और अपने आदमियों को फोन मिलाता है। बबीता कुछ नहीं कहती, बस सहमी वहीं बैठी रहती है। बबीता मन ही मन बस ये दुआ कर रही होती है कि उसके माँ बाप को कुछ ना हो। विशाल जैसे ही फोन करता है तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कहां मर गए ये बेवकूफ लोग, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? विशाल ने गुस्से में बोला। बबीता द्वारा गलत इंफॉर्मेशन देने पर विशाल अपने आदमियों को ऑर्डर देना चाहता था कि बबीता के माँ बाप की जान ले ले, पर विशाल समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे। कोई फायदा नहीं फोन मिला के विशाल, तुम्हारे आदमी अब फोन नहीं उठाएंगे। हॉल के मेन गेट से आवाज आती है। विशाल अपनी नजरें उठाकर देखता है तो सामने शिखर खड़ा होता है
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सनक होती है। विशाल वहां शिखर को देखकर हिल जाता है। विशाल के लिए शिखर का उधर मौजूद होने का एक ही मतलब था कि शिखर सब कुछ जान चुका था। हालांकि विशाल का मन यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। शिखर, तुम यहां? क्या मतलब फोन नहीं उठाएंगे? विशाल के चेहरे से पता चल रहा था कि इस वक्त विशाल कुछ नहीं समझ पा रहा था। शिखर धीरे से चल के विशाल के पास आता है। बबीता जल्दी से उठकर शिखर के पास आकर खड़ी हो जाती है। शिखर हल्का सा मुस्कुराता है और विशाल की तरफ देखता है। तुम्हारे आदमी इस हालत में नहीं कि वो फोन उठा पाए। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए बबीता का इस्तेमाल कर पाओगे? शिखर का गुस्सा बढ़ चुका था और उसकी आवाज तेज हो चुकी थी। बबीता के माँ बाप बिल्कुल महफूज हैं और मेरे रहते तुम बबीता का बाल तक बाका नहीं कर सकते विशाल। इससे पहले कि विशाल कुछ सोच या समझ पाता, शिखर ने पलक झपकते ही विशाल के मुंह पर मुक्का चढ़ दिया। शिखर का मुक्का इतनी जोर से पड़ा कि विशाल एक ही मुक्के में जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन शिखर का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। वो जमीन पर धाराशायी हुए विशाल को अपनी लातों से जोर जोर से पीटने लगा। विशाल की दर्द में निकली चीखें पूरे हॉल में गूंज रही थी। शिखर का ऐसा रूप देखकर बबीता और भी ज्यादा डर गई थी। शिखर अपना आपा खो बैठा था। शिखर ये बोलते हुए विशाल को बुरी तरह से मार रहा था कि विशाल ने नामर्दों की तरह एक लड़की और उसके माँ बाप का इस्तेमाल किया था शिखर से बदला लेने के लिए। हिम्मत होती तुझमें तो सामने आकर मुझसे मुकाबला करता, पर तूने कायरो वाला रास्ता अपनाया। अब मैं मौत भी तुझे ऐसी दूंगा जो मेरे दुश्मनों के लिए मिसाल बन जाएगी। शिखर की आवाज इस वक्त खौफनाक लग रही थी। शिखर की आवाज और विशाल की दर्दनाक चीखें सुनकर रवि भागता हुआ अंदर आया और उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए शिखर को जकड़ लिया। होश में आओ शिखर, तुम क्या जान लोगे इसकी? रवि ने शिखर को शांत करने की कोशिश की, पर शिखर कहां शांत होने वाला। आखिरकार वही हो रहा था जिसका रवि को सबसे ज्यादा डर था। शिखर ने जोर लगाकर खुद को रवि की पकड़ से छुड़वाया और फिर से विशाल को मारना शुरू कर दिया। विशाल इस वक्त खून से लथपथ हो चुका था और जिस हिसाब से शिखर विशाल को पीट रहा था, उससे यह प्रतीत हो रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विशाल ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इस खौफनाक मंजर को और खौफनाक होने से रोकने के लिए बबीता शिखर को रोकने के लिए बीच में आ जाती है और शिखर को रोकने के लिए कहती है, तुम हट जाओ बबीता, मैं इस विशाल को जान से मार दूंगा। शिखर ने दहाड़ते हुए कहा। शिखर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिखर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, होश में आओ शिखर, तुम खूनी नहीं हो। बबीता ने शिखर को पकड़ते हुए कहा। बबीता कहीं ना कहीं शिखर के इस रूप से डर गई थी। उसे डर था कि शिखर कुछ ऐसा न कर बैठे जिसकी वजह से वो और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। शिखर इस वक्त अपनी सोचने समझने की क्षमता को भूल चुका था। हालांकि बबीता के ऐसा बोलने के बाद शिखर थोड़ा शांत हो गया था। रवि और बबीता मिलकर शिखर को एक तरफ बैठाते हैं। शिखर की सांसें फूल चुकी थी। शिखर, आराम से बैठ जाओ प्लीज, तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है, रवि ने शिखर को सोफे पर बैठाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ विशाल बेहोश हो गया था और उसका चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। रवि ने विशाल के पास जाकर उसकी नब्ज चेक करी। नब्ज को चलता हुआ पाकर रवि ने एक राहत की सांस ली। आज अगर शिखर वक्त पर ना रुकता तो विशाल अपनी जान से जाता। इन सब के बीच वहां पुलिस पहुंच जाती है और विशाल और शिखर जैसी दो नामी बड़ी बिजनेस हस्तियां इस कांड में शामिल होने के कारण यह केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस कमिश्नर खुद केस की तहकीकात करने आया था। विशाल को इस हाल में पाकर कमिश्नर भागकर विशाल के पास आकर उसे देखने लगता है। तभी रवि पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। जिंदा है, बस बेहोश हो गया है, रवि ने गंभीरता से बोला। ओह गॉड, इसे तो तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। पुलिस कमिश्नर ने यह कहते ही एक एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा। कमिश्नर के साथ आया एक इंस्पेक्टर एम्बुलेंस को फोन करता है। पुलिस कमिश्नर शिखर को अच्छी तरह से जानता था। शिखर को वहां बैठा देखकर कमिश्नर शिखर के पास आता है और एक लंबी सी आह भरकर बोलता है, क्या आप ठीक है मिस्टर शिखर? कमिश्नर को देखकर शिखर के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या करेंगे आप इस मुजरिम का? शिखर ने विशाल की ओर इशारा करते हुए पूछा। पुलिस कमिश्नर ने शिखर को बताया कि फिलहाल तो विशाल का इलाज करवाएगा, क्योंकि जब तक विशाल होश में नहीं आ जाता तब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। शिखर इसके बाद कुछ कमिश्नर से पूछता कि बयान दर्ज करने के लिए क्या उसे पुलिस स्टेशन आने की जरूरत थी।
जिस पर पुलिस कमिश्नर शिखर को बताता है कि जब तक कार्रवाई शुरू नहीं होती तब तक बयान दर्ज नहीं होंगे, पर केस से जुड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो शिखर कल सुबह पुलिस थाने आकर करवा दे। कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां आ जाती है और विशाल को वहां से ले जाया जाता है। पुलिस भी उसी के साथ विशाल के बंगले से निकल जाती है। बबीता, रवि और शिखर विशाल के बंगले से निकलते हैं और शिखर की गाड़ी में बैठकर उसके घर चले जाते हैं। रास्ते में रवि बबीता के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। बबीता अभी भी अपने माँ बाप को लेकर थोड़ा परेशान थी। वो अचानक शिखर की तरफ देखकर बोली, शिखर, लेकिन मेरे मम्मी पापा आखिर कहां पर है? बबीता की आवाज में शिखर चिंता महसूस कर सकता था। उसने बबीता को भरोसा दिलाया कि उसके माँ बाप एकदम ठीक है और बबीता उनसे जल्दी ही मिलेगी। बबीता, मैंने कहा ना, चिंता करने की बात नहीं है अब, शिखर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रवि बबीता की तरफ देख रहा था। बबीता ने अपना सर रवि के कंधे पर रखा और रवि ने उसे अपने गले से लगा लिया। शिखर ने उन दोनों की तरफ देखा तो उसने भी एक राहत भरी सांस ली। आखिरकार रवि और बबीता दोबारा एक दूसरे के करीब लौट आए थे। शिखर के घर पहुंचते ही जब बबीता और रवि अंदर दाखिल हुए तो बबीता ने देखा कि उसके माँ बाप घर के अंदर हॉल में उन सबका इंतजार कर रहे थे। ये देखते ही बबीता चौंक गई और वो खुशी में भागते हुए अपने माँ बाप के पास चली गई। बबीता के मम्मी पापा ने उसे गले लगाया और वो तीनों बहुत इमोशनल हो गए। उनसे गले लगने के बाद बबीता ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, इतना मत रो, अब सब ठीक है। हालांकि बबीता अभी तक खुद अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पा रही थी, फिर भी वो अपने माँ बाप को संभालने लगी। रवि और शिखर दूर खड़े उन लोगों को मिलते हुए देख रहे थे। अचानक शिखर की ओर देखकर बबीता के पिता ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो उसके पास आकर बोले, शिखर बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज हमारे परिवार को बचा लिया। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि तुम उसकी जिंदगी में हो। बबीता के पिता की आंखें भी गीली थीं। शिखर ने उनके हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और उन्हें मुस्कुराते हुए बोला कि उन लोगों को बचाना शिखर की जिम्मेदारी थी। शिखर सबको साथ में देखकर बहुत खुश था। आखिरकार बबीता अब किसी मुसीबत में नहीं थी और शिखर उसे और उसके माँ बाप को सही सलामत घर ले आया था। शिखर ने रवि को भी बबीता के माँ बाप से मिलवाया और फिर दिन तक खाना खाने के बाद बबीता के माँ बाप जाने के लिए तैयार हो गए। बबीता उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। जब शिखर ने यह देखा तो वो बोल पड़ा, बबीता, क्यों ना तुम भी कुछ दिन अपने घर हो आओ। शिखर की यह बात सुनकर जैसे बबीता अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और अचानक बहुत उत्साहित होकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो शिखर? बबीता बहुत खुश थी। शिखर ने बबीता और उसके माँ बाप के साथ रवि को भेजना सही समझा था। रवि भी चाहता था कि वो कुछ समय बबीता के साथ बिताए और इससे अच्छा मौका उसे दोबारा मिलना मुश्किल था। बबीता और रवि के बीच किस तरह से बढ़ेंगी नजदीकियां, शिखर की जिंदगी में अब आगे होगा क्या, जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी।